हो कि वो सुन पाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिडिल स्कूल क्लासरूम रूटेड इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है, यानी कौन सा एक सही नहीं है सामाजिक संरचनात्मक ढांचे के बारे में। सामाजिक संरचनात्मक, जैसे ही समाज और संस्कृति की बात आए, वाइगॉस्की को याद कर लीजिए, बाबा वाइगॉस्की थे, बाबा तो नहीं कहेंगे यार, उनकी बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, 37-34 की एज में आई थिंक। तो अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की आते हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट में, यानी वो लोग जो समाज के साथ, संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके लर्निंग हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो इनके ऑपोजिट बात ढूंढनी है आपको कि कौन सी बात सही नहीं है समाज और संस्कृति के बारे में, या समाज और संस्कृति के साथ मिलकर सीखने के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एनकरेजिंग लर्नर्स टू लर्न फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, यानी आप अधिगमकर्ताओं को, लर्नर्स को, बच्चों को विविध स्रोतों से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो समाज में जितनी भी चीजें, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, बट हमें गलत ऑप्शन चाहिए ना कि सही। ये तो सही है। एप्रिशिएट आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस बाय द लर्नर्स, ये बात सही है, आप बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए अप्रिशिएट करेंगे, भैया पूछो जितने क्वेश्चन पूछने हैं। प्रमोटिंग ऑल लर्नर्स टू गिव आइडेंटिकल आंसर्स एंड फॉलो द सेम मेथड, ये गड़बड़ है कि आप हर बच्चे को सेम ही जवाब देने के लिए बाधित करें, तो ये सोशियो कल्चरल अप्रोच नहीं हुई, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर क्या है, डाइवर्स है। ऐसा नहीं कि सबको रोबोट्स बन जाना है, एक ही जैसे जवाब रट करके दे देना है। तो ये बात गलत है, यहाँ बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे के भले में नहीं है, नेगेटिव है। तो सिंपल बात है, यही सही उत्तर हो गया। गिविंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रुप डिस्कशन, ये बात सही है, बच्चे को अवसर मिलेगा कि वो ग्रुप में डिस्कस कर सके, यानी ग्रुप मतलब समाज जहां 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व हो, एक्टिवली सीखे बच्चा। तो सी ऑप्शन ही ऐसा था जिसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, जहां पे बच्चे को रटना पड़ेगा, तो यही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों ने समस्या समाधान कौशल के लिए बाधक है। विद्यार्थियों के होगा ये, इस बार सीटेट ने भी खूब गलती की है, टाइपिस्ट तो हमारे बड़े सिंसियर इंसान हैं, तो उनसे तो गलती कम ही होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी समस्या समाधान कौशल में बाधक कौन बनता है, प्रॉब्लम कौन बनेगा, यानी समस्या समाधान क्या है, बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम आए और वो उसको सॉल्व कर पाए, इसमें बाधा कौन बनेगा। पहला ऑप्शन है फंक्शनल फिक्सनेस, दूसरा है यूज ऑफ एनालॉजीज। एनालॉजीज क्या होते हैं, एक तरह से अनुरूपों का प्रयोग कर रहे हैं आप, कि मान लीजिए हमारी आंख क्या है, कैमरा की तरह है, तो इससे आपको चीजें समझने में आसानी होगी। या कोई एक प्रॉब्लम, कोई केस स्टडी, मान लीजिए आप कोई केस सॉल्व कर रहे हैं, है ना, आपको मान लेते हैं आप सीबीआई में चले गए, ठीक, या बच्चे हैं आप और आपको कोई प्रॉब्लम दी है, तो एनालॉजी यानी समानता वाली चीजें तो आपको हेल्प करेंगी कि आपको आइडिया आएगा कि अच्छा इस सिचुएशन में इस व्यक्ति ने ऐसा किया था, दृश्यम मूवी ने फलाने एक्टर ने ऐसा किया था, हम भी ऐसा करेंगे या कर सकते हैं, है ना। उसने मूवीज देखी थी और उसको एनालॉजी मिल गई, हालांकि वो बड़ा अजीब और डार्क मूवी है, लेकिन एनालॉजी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उस टाइम के लिए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती है एनालॉजीज, सेम तरह की सिमिलर जो आसपास की चीजें होती हैं जिनसे हम रिलेट कर पाए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए। एस्टैब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इस कारण से ये चीज हुई, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है, हेल्प करेगा आपको। भाई धूप में कपड़े सूखते हैं, ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी यदि आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ आता होगा, तो ये भी पॉजिटिव है। मीन्स एंड एंड एनालिसिस, यानी आप किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी साधन का प्रयोग करें, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा। लेकिन ये जो ए ऑप्शन यहां लिखा हुआ है ये नेगेटिव है, ये हिंडर करेगा, ये बाधा बनेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्या, फंक्शनल फिक्सनेस, कल भी हमने डिस्कस किया था, किसी ना किसी ऑप्शन में आपको मिल ही जाएगा, प्रकार्यात्मक आबद्धता स्थिरता। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है, किसी एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी किसी के द्वारा 10 साल पहले, आप सेम ही तरीका यूज कर रहे हैं, आपने कुछ नया सोचा ही नहीं, है ना, कुछ डिफरेंट सोचा ही नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ही नहीं। ये डाइवर्जेंट थिंकिंग का जस्ट ऑपोजिट है कि कुछ नया सोचना ही नहीं है, बस एक ही लीक पे चलते जाना है। तो इससे क्या होगा, यदि फंक्शनल फिक्सनेस आ गई, आपके दिमाग में नए आइडियाज आते ही नहीं है, आप नए तरीके से ट्राई करते ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बाधा बनेगा, आप स्टक हो जाएंगे किसी प्रॉब्लम पे। तो ये हिंडर करता है फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने को। और एक लर्निंग हेल्पलेसनेस होती है, वो भी प्रॉब्लम बनती है। लर्निंग हेल्पलेसनेस क्या होती है कि आप इतनी बार फेल हुए हैं कि अब आपको लगता है कि सफल होना ही नामुमकिन है, तो ये लर्निंग हेल्पलेसनेस है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपने ऐसा मान लिया कि अब आप सफल नहीं होंगे, ठीक है ना। नोट्स सैटरडे होपफुली आपको मिल जाएंगे, सैटरडे नोट्स मिल जाएंगे, 8 बजे क्लास होगी ना सैटरडे, आज अनाउंस कर दिया, टेंशन नहीं लेना। देखो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कुछ चीजों को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन इज लाइकली टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टूडेंट्स, यानी कौन सा एक इमोशन है जो एक बच्चा अनुभव कर सकता है
When an activity is valued by him but he is given very low control to execute that, यानी क्या इमोशन आएगा बच्चे में, क्या संवेग, क्या भावनाएं जागेंगी यदि उसको कोई काम करने को दिया जाए, उस क्रिया को करने के लिए दिया जाए, बट उसके पास कंट्रोल नहीं है। मतलब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, या आप चीजें डायरेक्ट नहीं कर सकते बट आपको एक्टिविटी करनी है। तो अब क्या होगा, मन ही मन फ्रस्ट्रेशन आएगी कि यार ये हो जाता, मेरे को ये रिसोर्स मिल जाता तो मैं ये कर देता, ये कर देती, है ना, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो इस अवस्था में किस तरह के भाव विद्यार्थी में आएंगे, जब उसको एक एक्टिविटी करने को दी जाए बट उसको कंट्रोल किया जाए, उसको फ्री ना छोड़ा जाए, एक्टिविटी करने के लिए इंडिपेंडेंस ना दी जाए, वो एक्सप्लोर करने का मौका ना दिया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड ना हो जब क्लास, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेशन आती है। एंजाइटी तो बहुत देर वाली बात है, जब वो कुंठा बनी रहेगी, फ्रस्ट्रेशन जब बनी रहेगी तो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो कुंठा जो है, फ्रस्ट्रेशन आती है कि यार कंट्रोल तो सारा अपने पास रख लिया, अब कहां से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो बोर्डम, एंजाइटी, शेम नहीं, फ्रस्ट्रेशन तुरंत आ जाएगी इसमें। तो इसका डायरेक्ट संबंध फ्रस्ट्रेशन से है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, ये सीटेट के फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसा एक भी सेट इन्होंने नहीं छोड़ा जिसमें ये असर्शन और स्टेटमेंट के दो क्वेश्चन कम से कम भी ना डाले हों। ठीक, असर्शन क्या है, कथन, और इसका है एक तर्क। अब आपको पहले कथन पढ़ना है, देखना है ये सही है कि गलत है, फिर ये देखना है कि जो ये कथन है इसके हिसाब से ये रीजन सही है कि नहीं है। ठीक है जी, बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्लास का टाइम होता है शहनूर 9 बजे रात को, और जब दुनिया सोती है तो हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, कोई कह रहा है 9 बजे कौन सोता है, गांव में जाके देखो सो जाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, ईयरली वाइज एग्जाम से मंथली पूजा कह सकते हो, मंथली भी नहीं, उसको डेली बेसिस पे। फॉर्मेटिव में तो बच्चा एक्टिव ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंथली ही एग्जाम होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन का जवाब आप मतलब डी ऑप्शन का जवाब नहीं, आप लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन सही है, 64% लोग। चलिए आते हैं, अ टीचर शुड नॉट गिव स्पेस टू डिस्कस चिल्ड्रंस एक्सप्लेनेशंस ऑफ वेरियस फिनोमिना, यानी एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या करने की चर्चा को कोई स्थान नहीं देना चाहिए, यानी बच्चों को डिस्कस ही मत करने दो। तो भैया लर्निंग तो एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए, आप कह रहे हो डिस्कशन का मौका ही मत दो क्लासरूम में, बस रटवा दो, बात तो करो ही मत, कोई डिस्कशन मत रखो। ये तो गलत बात है, ये फॉल्स है, बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चे के हित में नहीं है, इससे बच्चे का खुद की थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाएगी, उसके आइडियाज बाहर नहीं आ पाएंगे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो कंफर्टेबल और इमोशनली सेफ महसूस नहीं करेगा ऐसे एनवायरमेंट में जहां उसको डिस्कशन का मौका ही ना मिलता हो। ठीक, इसका रीजन क्या है, चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑन देयर ओन होगा, है ना। तो बच्चे अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते, यानी वो खुद से नहीं सोच पाएंगे कि क्या कॉज है किसी चीज का। तो आपने बच्चे को, आप कह रहे हैं कि बच्चा सीख ही नहीं सकता, उसमें क्षमता ही नहीं है। दोनों ही बातें गलत हैं, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया, मेजोरिटी ने, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, दोनों ही गलत हैं। ठीक, ये इसका रीजन भी गलत है और ये कथन भी अपने आप में गलत है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है ना, देखिएगा जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, असर्शन यानी कथन है और इसका रीजन है क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की परासंज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर बल दे। मेटाकॉग्निशन क्या है, मेटाकॉग्निशन है कि बच्चा थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, आपको एग्जाम क्लियर करना है, इसकी आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, ये फेल हुआ तो ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर लूंगी, यानी आप प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं चीजों को। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये मेटाकॉग्निशन का पार्ट है। ठीक, तो यानी आपकी परासंज्ञानात्मक क्षमताएं, आपकी मेंटल स्किल्स एक लेवल अच्छे हो जाए, इस चीज को फोकस करना चाहिए टीचर को, ऐसे मौके देने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये बात, कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जो हमें समझने में दिक्कत हो, कोई समस्या, कोई परेशानी। अब हम क्या समझेंगे, इसका रीजन क्या दिया है। रीजन क्या है, व्हेन चिल्ड्रन बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन बिलीव्स, जब बच्चे अपने ही विश्वासों के बारे में अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं कि वो कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग या उनके विचार क्या हैं, दे बिकम मोर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर ओन लर्निंग। भाई बच्चे होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं वो पेपर से 2 दिन पहले भी पढ़ेंगे, अरे मेरे को पता है मैं निकाल ले जाऊंगा या निकाल ले जाऊंगी। कुछ लोग होते हैं उनको पता है कि अब पेपर आ गया, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, अब पढ़ाई करेंगे। मतलब आपको अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में जब आप अवेयर होंगे कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि नहीं हो सकता 1 महीने में, हो सकता है मेरे से पहले इतने सारे लोगों ने किया, इतने लोग कमेंट करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबको कह दिया होगा किसी ने और कमेंट करने लग गए होंगे। ठीक, तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको यदि आप रेगुलेट कर पाते हैं तो लर्निंग बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जब बच्चे अपनी धारणा और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो वो उनको कंट्रोल भी कर पाएंगे। अगर आपको पता है कि आप एंशियस फील कर रहे हैं तो आप उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं, अगर आपको डर लग रहा है तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। ठीक, दोनों बातें ठीक है।
तो बोथ ए एंड आर कहाँ है, फॉल्स तो नहीं है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे।